Okay guys, so today's topic will be National Education Policy 2020। आज हम देखेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आई थी। अब यहाँ पे सबसे पहले है कि जो 2020 है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको अप्रूव कब किया गया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था कब? जुलाई 2020 में। ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या था कि जो एजुकेशन सिस्टम है उसको आप कितने अच्छे तरीके से और रिफॉर्म कर सकते हो। जो हम एनसीएफ वगैरह में पढ़ते हैं उसी चीज़ों को जो है बहुत अच्छे तरीके से रिफाइन वे में इस पॉलिसी के अंदर लाया गया था। ठीक है, बेसिकली इसका मेन जो फोकस था वो ये था कि जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है उसको आप 21वीं सेंचुरी जो है उसकी ज़रूरतों के हिसाब से कैसे मीटअप करवाते हैं। जो 21वीं सदी में बच्चों की जो ज़रूरत होती है, जो उनकी डिमांड होती है, तो उस लेवल तक इंडियन एजुकेशन सिस्टम को लेके आना। करेक्ट। तो यहाँ पे जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसका मेन फोकस था कि एजुकेशन की क्वालिटी, इक्विटी, कि दोनों जो मेल है चाहे फीमेल है चाहे कोई भी हो उनको इक्विटी के साथ एजुकेशन दी जाए। अफोर्डेबिलिटी, ये नहीं हो कि कोई बच्चा गरीब घर से है तो वो एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा है। फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू हायर एजुकेशन, जो हम पहली क्लास से एजुकेशन शुरू करते हैं उसको अपर लेवल तक लेके जाना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ की हाइलाइट्स और प्रोविज़न है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। इसमें बेसिकली इन्होंने कितनी स्टेज बताई थी, इसमें एक हम थ्योरी पढ़ते हैं 5+3+3+4, ये चीज़ हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहला आता है आपका फंडामेंटल स्टेज, फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज जो होती है ना, इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें याद रखिएगा। जब हम आरटी एक्ट 2009 पढ़ते हैं या एनसीएफ पढ़ते हैं तो हम एक चीज़ देखते हैं कि 6 साल का जो बच्चा होता है ना वो पहली क्लास में एडमिशन लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था, जो फाउंडेशनल स्टेज थी उसमें ईसीसीई को जो है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या है कि जो आपके आंगनवाड़ी केंद्र होते हैं, जैसे कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो वर्किंग हैं, कई गांव के जो पेरेंट्स होते हैं वो खेतों में काम करते हैं तो वो बच्चे का इतना ध्यान नहीं रख पाते। तो जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूल्स है, ये सारी चीज़ें किसके अंदर आएंगी? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की। इतना बेसिक कंसेप्ट आपके भी क्लियर होंगे कि 3 साल से छोटे बच्चे को हम कभी भी किसी भी सेंटर पे नहीं भेजते हैं, चाहे वो चाइल्ड केयर सेंटर हो, चाहे वो उसका प्री स्कूल हो, चाहे वो आंगनवाड़ी हो। 3 साल का बच्चा घर ही रहता है। तो सबसे पहले है इसमें फोकस ऑन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, यानी कि ये वाला जो टॉपिक है इस पे इन्होंने सबसे पहले फोकस किया था। अब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है? जो 3 से 6 साल के बच्चे के लिए होती है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा। जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है इट कम्स अंडर 3 to 6 ईयर्स ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, इसमें आंगनवाड़ी केंद्र आता है, प्री स्कूल आते हैं और अर्ली चाइल्डहुड केयर सेंटर जो होते हैं वो आते हैं, जहाँ पे हम बच्चों को छोड़ के चले जाते हैं। बच्चा किचन का सामान बनाना सीख जाता है, कुछ भी बेसिक मैनर्स बच्चा सीखता है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ सिखाई जाती हैं? आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में और चाइल्ड केयर सेंटर जो होते हैं वहाँ पे। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ बच्चों के ऊपर हमें पढ़ाई का प्रेशर नहीं बनाना होता है। यहाँ पे बच्चों को क्या करते हैं, खेल खेल में चीज़ें सिखाई जाती हैं। बच्चा क्या करेगा? प्ले करेगा यहाँ पे। ठीक है, खेल सीखेगा, एक्टिविटीज़ करेगा, चीज़ों को खुद से डिस्कवर करेगा। जैसे मान लीजिए बच्चे को आपने कोई भी टास्क दिया, ठीक है, मान लीजिए आपने बच्चे को कोई खेल खेल में बोला कि मैगी बनानी है। अब छोटा बच्चा क्या करेगा? इट डजंट लाइक कि वो सच में मैगी बनाएगा। हम उसको क्या करेंगे, जैसे इक्विपमेंट्स दे सकते हैं, कढ़ाई दे दी, छोटी सी गैस दे दी, तो उस कंडीशन में क्या है, बच्चा खुद से उसको प्ले कर रहा है, खुद से वो एक्टिविटी करेगा। दूसरा, आपने मान लीजिए कोई सामान छुपा दिया तो बच्चा क्या करेगा, उसको डिस्कवर करेगा। ठीक है तो इसमें जो लर्निंग होती है ना आंगनवाड़ी में, प्री स्कूल में और चाइल्ड केयर सेंटर में, वो कैसी होती है? प्ले पे बेस्ड होती है, एक्टिविटी पे बेस्ड होती है और डिस्कवरी पे बेस्ड होती है। इंटीग्रेशन ऑफ ईसीसीई, जो एकीकरण है ईसीसीई का, मतलब अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का जो एकीकरण है वो क्या है? वो बेसिकली इस पे फोकस्ड है कि बच्चे की जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो आप कितना इफेक्टिव तरीके से करवा सकते हो। नेक्स्ट है करिकुलम एंड पेडागोजी। इसमें क्या होता है, बच्चे का जो पेडागोजी है और जो करिकुलम है उसको आप किस तरीके से डिज़ाइन करोगे। सबसे पहले है होलिस्टिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चे की पूरी जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, बच्चे का अफेक्टिव डोमेन,
यानी कि उसका व्यवहारात्मक कौशल, संज्ञानात्मक कौशल और सामाजिक कौशल। ठीक है, बच्चा किस तरीके से जो है क्रिटिकल थिंकिंग करेगा, कितना वो क्रिएटिव हो सकता है, कितना अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है उसके अंदर आ सकती है। हमें बच्चे को रूट मेमोराइजेशन से बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है, इट कम्स अंडर करिकुलम एंड पेडागोजी। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और रूट मेमोराइजेशन जो है उसको बिल्कुल अलग रखना। नेक्स्ट है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच में क्या होता है कि स्कूल जो है वो बच्चे को कोई भी सब्जेक्ट लेने के लिए क्या करेगा, एनकरेज करेगा। मतलब इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, जैसे साइंस है, मैथमेटिक्स है, आर्ट्स है, लैंग्वेज है, ये बच्चे को क्या है इंटरडिपेंडेंट तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो इसमें जो लर्निंग होगी वो एक इंटीग्रेटेड मैनर में होगी। नेक्स्ट इज वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में क्या होता है, ये स्कूल लेवल पे स्टार्ट होती है। ठीक है, बच्चे को आप प्रैक्टिकल स्किल्स भी दोगे एकेडमिक नॉलेज के साथ साथ। मतलब बच्चे को अगर आप किताबी ज्ञान दे रहे हो तो उसके साथ साथ बच्चे को आप जो व्यावसायिक नॉलेज होती है, प्रैक्टिकल जो स्किल्स होती हैं कि लाइफ में वो किस तरीके से आगे ग्रो कर सकता है, दैट कम्स अंडर वोकेशनल एजुकेशन। थर्ड है फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स सिलेक्शन। जो कोर्स का सिलेक्शन है उसमें कैसी होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए। फर्स्ट है मल्टीलिंगुअलिज्म। बच्चा जो है उसको आप एनकरेज कीजिए कि वो अपनी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज जो है उसको क्लास 5 तक जो है वो कंटिन्यू करे। ठीक है, उसके बाद बच्चा जो है वो मल्टीलिंगुअल बच्चा कोई भी लैंग्वेज जो है वो आगे चल के सीख सकता है। लेकिन क्लास 5th तक बच्चे की लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, ईदर ही शुड फॉलो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि बच्चा जब अपनी मदर टंग में बेसिक एजुकेशन लेता है तो जो एजुकेशन होती है वो हमेशा कैसी होगी, एकदम इफेक्टिव होती है। ठीक है, मान लीजिए आपकी कोर लैंग्वेज हिंदी है, अब आपको इंग्लिश में पढ़ाया जाए तो आप कभी भी चीजों को ग्रेस्प नहीं कर पाएंगे। फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट चॉइस। जो बच्चा होता है उसको आपको इतनी फ्रीडम देनी चाहिए कि वो सब्जेक्ट जो है उसको इजीली खुद के अपने नॉलेज के बेसिस पे और खुद की भी कैपेबिलिटी के बेसिस पे चूज कर सके। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम रिजिड एक एजुकेशन सिस्टम को जो लेके चलते हैं वहीं से फॉलो होगी। जैसे 9th क्लास में होता है ना कि आपको साइंस लेनी ही पड़ेगी, ये रिजिडनेस हमें हटानी होगी। बच्चा चाहे तो साइंस ले सकता है, चाहे कॉमर्स ले, चाहे SST ले, जो उसको सब्जेक्ट लेना है वो ले सकता है। नेक्स्ट इज होलिस्टिक असेसमेंट। होलिस्टिक असेसमेंट मतलब इसमें CCE जो है, ठीक है, वो क्या करेगा, ट्रेडिशनल बोर्ड पैटर्न को रिप्लेस करेगा। मतलब इसमें कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन है, कई बार क्या होता है कई स्कूलों में आज भी बोर्ड पैटर्न फॉलो होता है, वहां पे FA और SA नहीं लगते हैं, ईयर एंड में डायरेक्ट एग्जाम होता है। तो अब इन्होंने ये सिफारिश की है कि पूरी कंट्री में कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव जो असेसमेंट है वो ट्रेडिशनल पैटर्न को रिप्लेस करेगा। तो इसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट भी होगा, इसमें समेटिव असेसमेंट भी होगा, और बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है, जो भी बच्चे ने सीखा है, उस पर हम सबसे ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज स्कूल स्ट्रक्चर रिफॉर्म। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। स्कूल स्ट्रक्चर रिफॉर्म कैसे होगी, हम ये स्ट्रक्चर पढ़ते हैं 5+3+3+4। ठीक है, तो जो नया स्कूल सिस्टम है वो इस स्ट्रक्चर पे डिवाइड होगा। अब एग्जैक्टली 5, 3, 3, 4 है क्या, सबसे पहले है फाउंडेशनल स्टेज। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज जो शुरू होगी वो 3 से 8 साल के बच्चों के लिए होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा गया था जो ECC होता है वो किसके अंडर आता है, ECC कम्स अंडर फाउंडेशनल स्टेज, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चे की प्री स्कूलिंग और पहली क्लास और दूसरी क्लास जो होती है, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2, ये दोनों फाउंडेशनल स्टेज में आती हैं। प्री स्कूल के अंडर क्या आता है, प्री स्कूल के अंडर लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन और जो हम प्रेफ क्लास पढ़ते हैं ये सारी आती है प्री स्कूल में। आंगनवाड़ी, प्ले स्कूल, ये सब प्री स्कूल में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, जब बच्चा 3 साल का हो जाता है, 0 to 3 ईयर का होता है, तब तक बच्चा क्या होता है, घर पे रहता है। 3 साल का बच्चा सबसे पहले स्कूल जाने लगता है। 3 से 6 साल में क्या होगा, 3 to 6 ईयर्स में बच्चा क्या होगा, अपनी LKG कंप्लीट करेगा, UKG कंप्लीट करेगा, और बच्चे की जो प्रेफ क्लास होती है उसको वो कंप्लीट करेगा। जैसे ही बच्चा 6 साल का होता है, 6 साल का होते ही बच्चा पहली क्लास में एडमिशन ले लेगा। दिस इज अ रेगुलर पैटर्न ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, और जैसे ही बच्चा 7 साल का होगा वो दूसरी क्लास में एडमिशन ले लेना चाहिए। ये होता है बच्चे का एक सीरीज वाइज जो एजुकेशन सिस्टम है वो। ठीक है,
तो फाउंडेशनल स्टेज में कितना एज ग्रुप आता है? 3 से 8 साल का बच्चा। 3 से 6 साल का बच्चा क्या करता है? अपना जो प्ले एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप एक्टिविटीज होती हैं, प्ले स्कूल है, चाइल्ड केयर सेंटर है, LKG UKG, इनको कंप्लीट करता है। 6 से 8 साल का बच्चा क्या करता है? ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड 2 जो है उसको कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट होती है प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, जो प्रिपरेटरी स्टेज होती है इसमें एज ग्रुप होता है आपका 8 से 11 साल का। ठीक है, जब पहली और दूसरी क्लास उसने फाउंडेशनल स्टेज में कंप्लीट कर ली है तो बचा कौन सा? आप यहाँ क्या है? 3। ठीक है, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं। 3 में क्या आएगा? तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास, यानी कि 3rd, 4th और 5th क्लास। ठीक है, अब 6 साल का बच्चा अगर पहली क्लास में जा रहा है, 7 साल का बच्चा दूसरी में जाएगा, 8 साल का बच्चा तीसरी क्लास में जाना चाहिए, 9 साल का बच्चा 4th क्लास में जाना चाहिए और 10 साल का बच्चा जो है वो 5th क्लास में जंप करना चाहिए। तो यहाँ जो एज ग्रुप होगा वो कैसा होगा? 8 से 11 साल। 1 साल जो होता है वो हमेशा फ्लक्चुएटिंग लिया जाता है। नेक्स्ट होता है मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आता है आपका 11 से 14 साल का बच्चा। इसमें कौन कौन सी ग्रेड होती है? जब 5 तक यहाँ हो गई तो 6, 7, 8। अब 10 साल का बच्चा अगर 5th क्लास में है तो 11 साल का बच्चा 6th क्लास में जाएगा, 12 साल का बच्चा 7th में जाएगा और 13 साल का बच्चा जो है वो 8th क्लास में जाएगा। ठीक है, लास्ट होता है आपका सेकेंडरी स्टेज। ये चारों स्टेज याद रखिएगा। फाउंडेशनल स्टेज 5, प्रिपरेटरी स्टेज 3, मिडिल स्टेज 3, सेकेंडरी स्टेज 4। ठीक है, इट कम्स अंडर 5 + 3 + 3 + 4। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज में जो LKG UKG प्रे, फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास। ठीक है, प्रिपरेटरी स्टेज में सेकेंड, थर्ड, 4 और 5th क्लास। ठीक है, मिडिल स्टेज में 6 क्लास, 7 क्लास, 8 क्लास। सेकेंडरी स्टेज में 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास। इसमें कितने साल का बच्चा आता है? 14 से 18 साल का बच्चा, क्योंकि मैक्सिमम देखा जाता है कि जैसे ही बच्चा 18 ईयर क्रॉस करता है बच्चा कॉलेज में एडमिशन लेना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जब 13 साल का बच्चा 8 क्लास में है तो 14 साल का बच्चा कितने में आएगा? 9 क्लास में, 15 साल का बच्चा 10th क्लास में, 16 साल का बच्चा 11th क्लास में और 17 साल का बच्चा आएगा आपका 12th क्लास में। ठीक है, यहाँ आके बच्चे की पूरी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट होती है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है NCF, ठीक है, उन्होंने क्या किया था? एक डेवलपमेंटल प्रोग्राम चलाया था जो स्कूल एजुकेशन जो है उसको क्या करता है? गाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे है हायर एजुकेशन रिफॉर्म। जो हायर एजुकेशन है उसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो क्या क्या तरीके से रिफॉर्म करती है? होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन, अभी हमने देखा था। होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का आपको ओवरऑल डेवलपमेंट करना होगा। ठीक है, बच्चे का आपको सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, अफेक्टिव डोमेन, इन सब पे काम करना होगा। encouraging university and college to offer program with a focus on liberal art and science। मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच मतलब यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो है उनको ऐसे प्रोग्राम्स बच्चों को ऑफर करने होंगे जो आर्ट्स और साइंस जो है उस पर फोकस करेंगे। बच्चा अपने तरीके से चूज कर पाए कि उसको क्या चूज करना है और क्या नहीं। सेकंड है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। बच्चा जो है कैन लीव अ प्रोग्राम आफ्टर 1 ईयर विद ए सर्टिफिकेट। जब बच्चा बीटेक करता है या कोई और डिग्री लेता है तो उन्होंने ये चीज लाई है, मतलब एक संज्ञान में लाई है कि बच्चा जो है 1 साल के बाद अगर किसी डिग्री को छोड़ता है तो उसको आप क्या देंगे? सर्टिफिकेट देंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बच्चा जब 1 साल के बाद किसी डिग्री को छोड़ के जा रहा है तो आप उसको क्या देंगे? सर्टिफिकेट देंगे। अभी तक क्या होता था? बच्चे को कुछ भी नहीं दिया जाता था, वो ड्रॉप आउट कहलाता था। 2 साल के बाद अगर बच्चा छोड़ के जा रहा है तो उसको आप डिप्लोमा डिग्री देंगे कि नाउ द स्टूडेंट हैज बीन कंप्लीटेड डिप्लोमा। अगर 3 साल के बाद छोड़ के जाता है तो उसको आप क्या देंगे? डिग्री देंगे। और अगर 4 साल के बाद बच्चा छोड़ के जाता है तो उसे हम रिसर्च कंपोनेंट जो है वो रखेंगे कि बच्चा जो है वो आगे चल के रिसर्च कर सकता है। ठीक है, ये होती है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। मल्टीपल एंट्री कैसे हुई? 1 साल के बाद बच्चे ने कोर्स छोड़ा, दूसरा कोर्स ज्वाइन किया। एग्जिट ऑप्शन कैसे हुआ? उसने 1 साल के बाद छोड़ दिया, वापस चाहे तो वापस से ज्वाइन वो कर सकता है। ठीक है, 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री और 4 साल के बाद रिसर्च कंपोनेंट। थर्ड होता है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन यानी कि NRF। ठीक है, जो रिसर्च है उसमें इन्होंने इस नई बॉडी को इंड्यूस
किया है। जो हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, मतलब जो हम अपर कॉलेज की बात करते हैं, जहाँ पे हम पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन की बात करते हैं, पीएचडी की बात करते हैं, तो उस लेवल पे नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन, हायर एजुकेशन जो है उसको हमें प्रॉपर तरीके से रेगुलेट करना होगा, और इसको रेगुलेट कौन करेगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये चीज याद रखिएगा कि जो हायर एजुकेशन है उसका रेगुलेशन किसके थ्रू किया जाएगा? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये एक सिंगल बॉडी होती है जो इसको रेगुलेट करती है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। अब एजुकेशन में एनईपी 2020 जो है वो टेक्नोलॉजी को कैसे इंड्यूस करती है? डिजिटल एजुकेशन। डिजिटल एजुकेशन मतलब हम क्या करते हैं, जो टेक्नोलॉजी है उसको टीचिंग में इंड्यूस कर रहे हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जहाँ पे बच्चे को एजुकेशन दी जाती है। हम वर्चुअल क्लासरूम बना रहे हैं जिससे एजुकेशन जो है वो और ज़्यादा फिजिबल हो सके। ठीक है, टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन क्या होगा? डिजिटल एजुकेशन क्या होती है? जहां पर आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है, आजकल डिजिटल ब्लैक बोर्ड आने लगे हैं, वर्चुअल क्लासरूम होने लगे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम आ गया है जहां पे हम 1 to 1 इजीली बात कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, NEAT। जो नेशनल एजुकेशन अलायंस है टेक्नोलॉजी के लिए, वो किस पे एम, मतलब उसका मेन फोकस क्या है कि जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी को हम रिफाइन कर सकें। आप जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजीज को इम्प्रूव करोगे, बच्चे का जो लर्निंग आउटकम है वो उतना ज़्यादा इम्प्रूव्ड होगा। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ये किस में काम करता है? रिमोट एरियाज में। ठीक है, तो बेसिकली बस आप इतना याद रखिएगा, एजुकेशन में जो टेक्नोलॉजी है उसका मेन फोकस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का था एजुकेशन को कैसा बनाना? डिजिटलाइज करना, जहाँ पे वर्चुअल क्लासरूम आते हैं, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म आता है, एजुकेशन जो है उसको और भी ज़्यादा फिजिबल बनाना। और अगर नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी पूछा जाए, इसका मेन काम होता है रिमोट एरियाज में जो लर्निंग आउटकम है उनको इफेक्टिव बनाना। नेक्स्ट है टीचर एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। अब यहाँ पे जो NEP 2020 है वो क्या करेगा? टीचर्स को एजुकेट करेगा, उनको ट्रेनिंग देगा। हर टीचर को डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करना नहीं आता, तो यू हैव टू ट्रेन देम। टीचर डेवलपमेंट, टीचर डेवलपमेंट क्या होता है? प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है, जहाँ पे टीचर के ऊपर हम क्या करते हैं? वर्क करते हैं। टीचर को होलिस्टिकली डेवलप किया जाता है कि टीचर जो है वो बच्चे की जो लर्निंग क्वालिटी है उसको कितना इफेक्टिव तरीके से बाहर निकाल सकता है, बच्चे की जो लर्निंग नीड है उनको वो फुलफिल कर सकता है। तो उसके लिए टीचर खुद भी इतना डेवलप होना चाहिए। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर। अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने क्या किया है? कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं कि टीचर जो है उसके अंदर ये चीजें क्वालिटी होनी चाहिए। जैसे हम टीचर रिक्रूटमेंट टेस्ट लेते हैं, आपको बीएड क्लियर करना पड़ता है, आपको सीटेट क्लियर करना पड़ता है, केवीएस का एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद टीचर्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद टीचर का परफॉर्मेंस इवेल्युएशन भी आजकल होता है। आजकल सारे टीचर जो है वो परमानेंट नहीं होते, पहले उनको प्रोविजन पीरियड में रखा जाता है कि टीचर जो है वो इफेक्टिव तरीके से पढ़ा भी सकता है या नहीं। नेक्स्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑब्वियसली इंक्लूसिव एजुकेशन हम पढ़ चुके हैं, इसका मेन फोकस रहता है कि इक्विटी पे ध्यान देना, सारे बच्चों को एक ही प्लेटफॉर्म पे एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करना। तो इसमें सबसे पहला है फोकस ऑन इक्विटी। इसमें क्या होता है? चाहे लड़की हो, चाहे लड़का हो, चाहे कोई भी बच्चा फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, चाहे बच्चे के अंदर डिसेबिलिटी हो, चाहे बच्चा कैसा हो, बिलो द जो आपकी BPL लाइन होती है उससे नीचे कम्युनिटी से आता हो, वो कभी भी उसकी एजुकेशन को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, हमें सारे बच्चों को इंक्लूड करके एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, सो दिस पॉलिसी एम्फेसाइजेज ऑन द इंक्लूसिव एजुकेशन। इसमें डिसएडवांटेज ग्रुप के बच्चे आते हैं, लड़कियां हो चाहे लड़के हो, जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है वो भी आते हैं, और जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी यानी कि जो BPL से नीचे वाले बच्चे हैं उनको भी सेम एजुकेशन प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन नीड। इसमें क्या करते हैं हम? बच्चों को, जिन बच्चों को स्पेशल नीड की जरूरत होती है, मान लीजिए किसी बच्चे के अंदर हियरिंग इम्पेयरमेंट है, कोई बोल नहीं सकता, कोई सुन नहीं सकता, कोई फील नहीं कर सकता, तो उसमें क्या है? एक एप्रोप्रिएट सिस्टम को यूज करके हमें बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म।
अब जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसने आकलन में और एग्जामिनेशन में किस तरीके से रिफॉर्मेशन किया है। पहली बात तो इन्होंने क्या किया है, सीसीई पे सबसे ज्यादा फोकस किया है और इन्होंने जो एग्जाम्स हैं उनको क्या किया है, रिवैम्प कर दिया है। मतलब जो बोर्ड एग्जाम्स हैं, जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम्स होते थे, दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय सीसीई, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। तो यहाँ पे क्या होगा, बच्चे का जो रोट मेमोराइजेशन है उसको हम यहाँ पे बिल्कुल खत्म कर सकते हैं। अभी तक क्या होता था, ईयर एंड में एग्जाम होता था तो उसमें बच्चे क्या करते थे, बुक को रटने की कोशिश करते थे। अब क्या होता है, 4 ऐसे होते हैं, 2 ऐसे होते हैं, और जब ऐसे 1 कंप्लीट हो जाता है तो ये जो सिलेबस ऐसे 1 में आ चुका होता है ये क्या है, ऐसे 2 में रिपीट नहीं होता। तो उस कंडीशन में क्या है, बच्चा चीजों को रटेगा नहीं। नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट एंड साइंस, जो आर्ट है और जो साइंस है उसके बीच में एक जो हम रिजिड सेपरेशन करते हैं वो चीज अब नहीं होगी। अभी तक क्या होता था, जिस बच्चे ने आर्ट्स लिया वो साइंस नहीं लेगा, जिसने साइंस लिया वो आर्ट्स नहीं लेगा। अब बच्चा जो है वो अपने सब्जेक्ट को किसी भी फील्ड से चूज कर सकता है और एग्जाम्स जो है उनको उतना ही ज्यादा हम अब आगे चल के फ्लेक्सिबल बनाएंगे कि बच्चे के अंदर जो एग्जाम्स को लेकर डर रहता है उसे खत्म किया जा सके। नेशनल असेसमेंट सेंटर, ये क्या है आपका, परख। ये जो इन्होंने बॉडी बनाई है, परख नाम से जो इन्होंने बॉडी बनाई है, इसका मेन काम होता है बच्चे का जो एजुकेशनल प्रोग्राम है, जिन भी स्कूलों में आप जो भी प्रोग्राम रन करोगे उसकी मॉनिटरिंग करना कि बच्चों के लिए आप कितना फिजिबल ये प्रोग्राम रन करते हो। मान लीजिए किसी स्कूल में कोई भी आपने प्रोग्राम रन किया कि हम बच्चों के लिए दिशा बना रहे हैं, हम बच्चों के लिए कोई दृष्टि ऐप बना रहे हैं, तो आप कुछ भी करोगे अगर बच्चों के लिए और वो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड है तो इस डिवाइस मतलब ये जो परख बॉडी है इसका मेन काम होता है उस चीज को मॉनिटर करना और उसको इवेल्युएट करना कि वो कितना इफेक्टिव तरीके से यूज हो पाती है। नेक्स्ट इज प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस। जो एनईपी है उसमें भारतीय भाषाओं का भी प्रमोशन किया गया है। क्लास 5th तक बच्चा क्या यूज करेगा, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज। तो स्कूल जो है उनको एनकरेज किया जाएगा कि बच्चा क्लास 5th तक मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज को ही यूज करे, जिससे आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हैं वो उसको इफेक्टिव तरीके से समझ में आए। प्रमोशन ऑफ संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज, जो एनईपी है उसमें एक पॉलिसी बनाई गई है जिसका मेन फोकस है जो क्लासिकल लैंग्वेज है जैसे संस्कृत है या फिर कोई और लैंग्वेज है, वो बच्चा जो है एज ए ऑप्शन यूज कर सकता है और बच्चा आगे चल के अगर किसी बच्चे को संस्कृत पढ़ने का मन है तो वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट इज गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब जो एनईपी है उसको किस तरीके से गवर्न किया जाएगा और उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें सबसे पहला है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। ठीक है, डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मतलब ये जो पॉलिसी है, ठीक है, जो डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस पॉलिसी है ये स्कूल्स के लिए और यूनिवर्सिटीज के लिए, जब कोई भी स्कूल अपना करिकुलम बनाता है या फिर कोई भी यूनिवर्सिटी अपना करिकुलम बनाती है तो उसके लिए ये क्या करते हैं, एक ऑटोनॉमस बॉडी बना देते हैं। ठीक है, दैट कम्स अंडर डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट। जो स्टेट है वो किसी भी पॉलिसी के लिए, स्कूल में अगर कोई भी पॉलिसी बन रही है तो उसके लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सो द स्टेट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन एंड कस्टमाइजेशन ऑफ द पॉलिसी। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई एरिया ऐसा है जहां पे आपको बहुत इंटीरियर स्कूल है, वहां पे अगर आपको किसी कस्टम को फॉलो करवाना है या कोई भी चीज है जो इम्प्लीमेंट करवानी है तो स्टेट गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एग्जीक्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट है एनुअल रिव्यू। इस पॉलिसी में क्या होता है कि हम पूरे साल का जो रिव्यू है उसको लेते हैं कि आपने पूरे साल जो है स्कूल में क्या क्या रिनोवेशन करवाया, कहाँ कहाँ कौन कौन सी पॉलिसी है उनको पूरे साल आपने रिफॉर्म किया, दैट कम्स अंडर एनुअल रिव्यूज। नेक्स्ट है फोकस ऑन रिसर्च एंड इनोवेशन। जो एनईपी 2020 है इसका मेन फोकस कहाँ है, रिसर्च पे सबसे ज्यादा फोकस करना, और रिसर्च सबसे ज्यादा कहाँ होती है, यूनिवर्सिटीज में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। ठीक है, इन्होंने एनआरएफ जो है उसको भी एक बॉडी बनाया है जिसका पूरा नाम है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। ठीक है, जिसका मेन काम होता है जो रिसर्च टॉपिक्स है उनको, मतलब जो रिसर्च के लिए आप टॉपिक्स यूज करते हो दैट शुड बी क्वालिटी वाइज एप्रोप्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वन लाइनर्स दिए गए हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, तो हम जल्दी जल्दी रिव्यू लेते हैं।
एनईपी 2020 जो है वो किस पे फोकस करती है, बच्चे के होलिस्टिक डेवलपमेंट पे, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन अप्रोच होनी चाहिए, जहाँ पे बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग जो है उसको हम प्रमोट कर सकें। पॉलिसी के अंदर 5+3+3+4 स्कूल स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जो बच्चे की जो कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग है उसको और ज़्यादा स्मूथ करती है। जो ECCE है उसमें 3 से 6 साल की एज ग्रुप के बच्चे आते हैं, वो फाउंडेशनल लर्निंग की एक प्रायोरिटी होती है। ये क्वेश्चन पूछा भी गया था सीटेट में। एनईपी 2020 जो है वो क्या करती है, लर्निंग जो है उसको एनकरेज करने के लिए क्लास 5th तक बच्चे के लिए मदर टंग या रीजनल लैंग्वेज जो है उसमें पूरी एजुकेशन देने को प्रमोट करती है। वोकेशनल एजुकेशन जो होती है वो स्कूल लेवल से इंटीग्रेट होनी चाहिए, मतलब वोकेशनल कोर्स होता है जहाँ पे बच्चे को हम व्यावसायिक शिक्षा भी देते हैं। मान लीजिए बच्चे का एकेडमिक जो नॉलेज है वो इतना स्ट्रांग नहीं है, तो बच्चे को आप कोई स्कॉलस्टिक नॉलेज भी दीजिए कि बच्चा आगे चलकर लाइफ में कुछ ना कुछ कर सके। और प्रैक्टिकल स्किल्स बच्चे के लिए ज़रूरी होती है, जैसे किसी को सिलाई सिखा दी, किसी को कढ़ाई, किसी को बुनाई, किसी को कुछ। नेक्स्ट इज द पॉलिसी एम टू रिड्यूस रोट लर्निंग। जो एनईपी है उसका मेन काम है रूट लर्निंग को क्या करना, रिड्यूस करना। और जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट होते हैं जहाँ पे बच्चा अपने आप को प्रूव कर सके। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट, आपने इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या किया है, मल्टीपल एंट्री रखी है। 1 साल के बच्चे को डिप्लोमा, 2 साल के बच्चे को डिग्री, तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो बच्चे की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट पॉइंट जो है उसके लिए इंट्रोड्यूस की गई हैं। और ये कहाँ होती है, हायर एजुकेशन में। एंड दिस इज कम्प्लीटली फ्लेक्सिबल। जो सिंगल रेगुलेटरी बॉडी होती है उसका नाम क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करती है, जो हमारी हायर एजुकेशन है उसको रेगुलेट करने का काम करेगी, उसको टाइम टू टाइम रिफाइन करेगी, उसको चेक करेगी। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। जो NEAT होती है, नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, इसका मेन काम होता है डिजिटल लर्निंग को प्रमोट करना, जहाँ पे हम वर्चुअल क्लासेस यूज करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूज करते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है उसका मेन काम होता है सभी बच्चों के लिए समानता वाली जो एजुकेशन है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। नेक्स्ट इज नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। जो NRF होता है उसका मेन काम क्या होता है, जो हायर एजुकेशन है उसमें रिसर्च और इनोवेशन जो है उसको बूस्ट अप करना। बच्चा जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा रिसर्च में इन्वॉल्व हो। टीचर ट्रेनिंग जो होती है उसका मेन काम होता है टीचर का डेवलपमेंट और जो स्टैंडर्ड है उनको इम्प्रूव करना। आजकल जो टीचिंग एग्जाम्स होते हैं वो इसीलिए रखे गए हैं कि टीचर की जो ट्रेनिंग है वो प्रॉपर तरीके से हो। इस पॉलिसी का मेन एम क्या है, टेक्नोलॉजी जो है एजुकेशन में टेक्नोलॉजी को इंड्यूस करना, ठीक है। NEP 2020 जो है वो एक एजुकेशन सिस्टम बनाती है जहाँ पे 21 सेंचुरी जो है 21st सेंचुरी के जो नीड है उसको ध्यान में रख के बच्चों को कैटर करना। बच्चे के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग और क्रिएटिविटी जो है उसको इंड्यूस करना, जिससे बच्चे के अंदर रूट मेमोराइजेशन जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाए। अब यहाँ पे आपके MCQs स्टार्ट होते हैं। व्हाट इज द न्यू स्कूल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस बाय द NEP 2022। अभी हमने देखा है 5+3+3+4। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द NEP 2020। जो NEP 2020 है उसका प्राइमरी फोकस क्या है, बच्चे का होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन सिस्टम जो है उसको इम्प्रूव करना। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड नहीं, एग्जाम पे फोकस नहीं, रोट लर्निंग नहीं। NEP 2020 के अकॉर्डिंग कौन सी लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए क्लास 5th तक के बच्चों के लिए, तो वो कौन सी होती है, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, जिससे बच्चा अपने आप को सिक्योर महसूस कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ NEP 2020 रिगार्डिंग वोकेशनल एजुकेशन। जो वोकेशनल एजुकेशन है यानी कि व्यावसायिक जो शिक्षा है उसमें NEP 2020 का की फीचर कौन सा है। वोकेशनल एजुकेशन केवल हायर एजुकेशन में शुरू होगी, नहीं, वोकेशनल एजुकेशन इंटीग्रेट होगी स्कूल एजुकेशन में क्लास 9 से। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्लास 9 से पहले का जो बच्चा होता है वो एजुकेशन हमारी कहलाती है एलिमेंट्री एजुकेशन, और उस एजुकेशन में क्या होता है, सारे बच्चों को एक जैसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। लेकिन क्लास 9 से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक मेच्योरिटी आती है, बच्चा डेवलप होना शुरू करता है, और 4 साल बाद बच्चे को अपनी लाइफ जो है उसको कमा के, मतलब जो जिंदगी जीने वाली बात होती है, इस कंडीशन में वोकेशनल एजुकेशन जो है वो क्लास 9 से दी जाएगी।
वोकेशनल एजुकेशन विल बी ऑप्शनल फॉर ऑल स्टूडेंट्स, नहीं। वोकेशनल एजुकेशन विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू गवर्नमेंट स्कूल ओनली, ऐसा नहीं है कि वोकेशनल एजुकेशन केवल सरकारी स्कूलों में दी जाएगी। What new system is introduced for students in higher education under NEP 2020? कौन सा नया सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है बच्चों के लिए हायर एजुकेशन में NEP 2020 के अंडर? फिक्स्ड कोर्स स्ट्रक्चर विद नो फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें तो फ्लेक्सिबिलिटी है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, बिल्कुल सही बात है कि बच्चा जब चाहे, अगर 1 साल का बच्चा कोर्स छोड़ के जा रहा है तो उसको आप क्या दोगे, डिप्लोमा दोगे, ठीक है। अगर 4 साल का है तो रिसर्च, 3 साल का है तो उसको डिग्री दी जाएगी। कंपलसरी स्पेशलाइजेशन इन वन सब्जेक्ट, नहीं। एलिमिनेशन ऑफ रिसर्च प्रोग्राम, नहीं। रिसर्च प्रोग्राम को तो इसमें और ज़्यादा फोकस किया है, तो यहाँ क्या है, मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन। Which of the following is the role of any NRF according to NEP 2020? जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है उसका मेन रोल क्या है? प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट करना, नहीं। रिसर्च और इनोवेशन प्रमोट करना यूनिवर्सिटीज में और इंस्टीट्यूशन में, बिल्कुल सही बात है। एग्जामिनेशन कंडक्ट, नहीं। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं। जो NEP 2020 है उसका एम है, क्या एम है? टू अचीव ए ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, जो GER है, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो 50% इन हायर एजुकेशन बाय विच ईयर, मतलब किस साल तक 50% जो है वो कितना होना चाहिए, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो होना चाहिए, लेकिन कब तक, 2030 तक। व्हाट इज प्रपोज्ड रोल ऑफ द हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया इन NEP 2020? जो NEP 2020 है उसमें HECI जो है उसका मेन रोल क्या है? करिकुलम रेगुलेट करना, नहीं। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रमोट करना, नहीं। रेगुलेट करना और एक्रेडिटेट करना हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, बिल्कुल सही बात है। जो हमारी हायर एजुकेशन होती है उसको रेगुलेट करने के लिए एक सिंगल बॉडी बनाई गई है एंड दिस बॉडी कम्स अंडर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ NEP 2020? कौन सा फीचर नहीं है NEP 2020 का? फोकस ऑन डेवलपिंग क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, ये तो है बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैंडर्डाइज एग्जाम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, नहीं। यहाँ पे क्या बोला गया है, द एग्जाम पैटर्न शुड बी फ्लेक्सिबल। इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एट द स्कूल लेवल, बिल्कुल सही बात है। प्रमोशन ऑफ डिजिटल एंड ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। Which of the following aim to support digital education under NEP 2020? जो NEP 2020 है उसमें डिजिटल एजुकेशन को सपोर्ट करने के पीछे का मेन एम क्या है? नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, नेशनल लिटरेसी मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान, डिजिटल इंडिया कैंपेन। तो यहाँ पे NEP 2020 में जो डिजिटल एजुकेशन है उसको सपोर्ट करने के पीछे जो एम है वो है नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, जो रिमोट एरियाज में काम करती है। What is the primary focus of NEP 2020 in terms of curriculum design? जो करिकुलम को डिज़ाइन करने का फीचर होता है उसमें NEP 2020 का प्राइमरी फोकस क्या है? रूट मेमोराइजेशन एंड एग्जाम, नहीं। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है। फोकसिंग सोलली ऑन मैथ्स एंड साइंस, नहीं। ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड, नहीं। बल्कि करिकुलम डिज़ाइन का मतलब होता है कि करिकुलम हमेशा ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, बच्चे का सामाजिक ज्ञान भी बढ़े, संज्ञानात्मक ज्ञान भी बढ़े, भावनात्मक ज्ञान भी बढ़े। विच बॉडी विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ हायर एजुकेशन अंडर NEP 2020? कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल होगी हायर एजुकेशन के रेगुलेशन के लिए NEP 2020 में? तो वो कौन सी होती है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। व्हाट इज द गोल ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एज आउटलाइन इन NEP 2020? जो NCF है उसका मेन गोल क्या है जिसको NEP 2020 में आउटलाइन किया गया है? टू एंश्योर ऑल द स्टूडेंट फॉलो द सेम सिलेबस, सारे बच्चे सेम सिलेबस फॉलो करें, नहीं। टू रेगुलेट द फीस स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल, नहीं। टू प्रोवाइड गाइडलाइन फॉर करिकुलम एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस, बिल्कुल सही बात है कि NCF 2005 है वो NEP में क्या करता है, गाइडलाइन प्रोवाइड करता है करिकुलम और टीचिंग प्रैक्टिसेस के लिए। Which of the following is a key feature of the NEP 2020 in terms of teacher education? टीचर की एजुकेशन की टर्म्स में NEP 2020 का मेन फीचर क्या है? टीचर्स विल बी रिक्वायर्ड टू हैव ओनली वन अंडर ग्रेजुएट डिग्री, नहीं। कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग फॉर टीचर्स विल बी मैंडेट, कि जो टीचर्स हैं उनका जो कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, टाइम टू टाइम रिफाइन करना, और टीचर्स जो है उनका टाइम टू टाइम एग्जामिन करना।
What will feature is introduced in the higher education system under NEP 2020 regarding undergraduate degree? कौन सा नया फीचर इंट्रोड्यूस किया गया है हायर एजुकेशन सिस्टम में NEP 2020 के अंडर, जो कि अंडर ग्रेजुएट डिग्री के रिगार्डिंग है? ऑल अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ 4 ईयर विद एन ऑप्शन ऑफ रिसर्च. स्टूडेंट्स मस्ट कंप्लीट देयर डिग्री इन 2 ईयर्स. ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बच्चे को अपनी डिग्री 2 साल में कंप्लीट करनी होगी. केवल प्रोफेशनल डिग्री अलाउ होगी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में? नहीं. सभी डिग्री कंपलसरी है 5 साल के लिए? नहीं. सभी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो 4 साल की होंगी विद एन ऑप्शन फॉर रिसर्च. जैसे ही आप 4 साल की डिग्री कंप्लीट करते हो यू विल बी एन रिसर्च फॉलोअर. NEP 2020 में व्हाट विल बी द फोकस ऑफ असेसमेंट इन स्कूल? स्कूल में आकलन जो है उसका मेन पर्पस क्या है? केवल फाइनल एग्जाम, कोई असेसमेंट नहीं होगा. कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट फोकसिंग ऑन लर्निंग आउटकम. बिल्कुल सही बात है कि जो असेसमेंट है स्कूल्स में वो ट्रेडिशनल बोर्ड पैटर्न को छोड़ करके अब क्या होगा, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम्स होंगे. व्हाट इज द नेशनल एजुकेशन अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एमिंग टू अंडर NEP 2020? जो नेशनल एजुकेशन अलायंस है टेक्नोलॉजी के लिए उसका मेन एम क्या है NEP 2020 में? उसका मेन एम है डिजिटल लर्निंग जो है उसको एनहेंस करना, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना जिससे कि एजुकेशन जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके. और ये कहाँ होता है? रिमोट एरियाज जो है वहाँ पे. ठीक है. इंक्रीज द नंबर ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूशन? नहीं. मैनुअल लर्निंग मेथड? ना ही पहला वाला. What is the primary emphasis of NEP 2020 on language learning in school? NEP 2020 का प्राइमरी फोकस क्या है लैंग्वेज लर्निंग में स्कूल्स में? कंपलसरी स्टडी ऑफ ओनली इंग्लिश? नहीं. स्टडी ऑफ ओनली वन लैंग्वेज थ्रू आउट द एजुकेशन? पूरे एजुकेशन में केवल एक लैंग्वेज को यूज करना? नहीं. एम्फेसिस ऑन मदर टंग? मदर टंग पे फोकस करना और रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करना एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट क्लास 5. ठीक है. तो ये जो है वो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. What is the purpose of establishing the National Research Foundation under NEP 2020? जो NRF है उसका मेन पर्पस क्या है, उसको एस्टैब्लिश क्यों किया गया है NEP 2020 में? रेगुलेट और मॉनिटर करने के लिए स्कूल लेवल एजुकेशन को? नहीं. उसके लिए क्या है? हायर कमीशन बॉडी. टू फंड एंड प्रमोट रिसर्च अक्रॉस डिसिप्लिन इन यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन? बिल्कुल सही बात है. NRF का मेन काम है रिसर्च जो है उसको प्रमोट करना यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स में, ना तो टेक्स्ट बुक ना ही प्राइमरी एजुकेशन को मैनेज करना. व्हाट की कॉन्सेप्ट डज NEP 2020 इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव हायर एजुकेशन एक्सेस? जो NEP 2020 है उसके कौन से की फीचर ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करने के काम आते हैं? ओनली फुल टाइम डिग्री विल बी ऑफर्ड? नहीं. इंक्रीज इन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिसर्च स्टूडेंट? नहीं. मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन फॉर स्टूडेंट इन डिग्री प्रोग्राम? ये हम कई बार देख चुके हैं कि NEP में मल्टीपल एंट्री है और मल्टीपल एग्जिट है. NEP 2020 के अंडर जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसका जो मेन फोकस है वो कौन सा है? स्टार्टिंग फॉर्मल स्कूलिंग एजुकेशन फ्रॉम एज 5, incorporating play-based learning and activity-based education for children age 3 to 6. यही किस में आता है? ECCI में, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. ठीक है. ECCE. ठीक है. यही इसका फोकस होता है जहाँ पे NEP 2020 में प्ले बेस्ड लर्निंग सिखाई जाती है और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन बच्चे को दी जाती है. हाउ डज NEP 2020 एम टू सपोर्ट स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज कम्युनिटी? जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी से बच्चे आते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए NEP 2020 क्या करता है? इंक्लूसिव एजुकेशन जो है उसका मेन काम होता है डिसएडवांटेज कम्युनिटी को इग्नोर करके एक जैसी एजुकेशन देना. बाय प्रमोटिंग इंक्लूसिव एजुकेशन एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट सिस्टम फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप. ठीक है. हमें स्कॉलरशिप का नंबर रिड्यूस नहीं करना है, ना ही रिजर्वेशन कम करना है और ना ही स्कूल्स को प्राइवेट करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेजर गोल ऑफ NEP 2020 इन हायर एजुकेशन? जो NEP 2020 है उसका मेजर गोल क्या है हायर एजुकेशन में? टू मेक हायर एजुकेशन फ्री फॉर ऑल? नहीं. टू एनकरेज यूनिवर्सिटीज टू ऑफर लिबरल आर्ट्स एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन? बिल्कुल सही बात है. जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनको एनकरेज करना किसके लिए? आर्ट के लिए और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के लिए, जिससे बच्चा बिल्कुल फ्रीली होकर अपने सब्जेक्ट को चूज कर सके. व्हाट इज एक्सपेक्टेड ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
for higher education in India by 2035 as per NEP 2020, that is 50%। ठीक है, जो 50% ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो हायर एजुकेशन इंडिया जो है वो अचीव करना चाहता है 2035 तक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द NEP 2020, इनमें से कौन सा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू एंश्योर एक्सेस टू एजुकेशन फॉर ऑल स्टूडेंट, ये तो सही है। टू फोकस सोलेली ऑन एकेडमिक एक्सीलेंस, नहीं, केवल एकेडमिक एक्सीलेंस पे फोकस करना जरूरी नहीं है, हमें वोकेशनल ट्रेनिंग भी देनी है एकेडमिक एजुकेशन के साथ, हायर एजुकेशन को इम्प्रूव करना है। NEP 2020 में जो रोल ऑफ टेक्नोलॉजी है एजुकेशन में उसको क्यों प्रपोज किया गया था? टेक्नोलॉजी प्रपोज करने से क्या होगा कि हम इजीली क्वालिटी जो है लर्निंग की उसको एक्सेस कर सकते हैं, हम उसको डिजिटलाइज कर सकते हैं, ना कि ट्रेडिशनल मेथड को इम्प्रूव करने के लिए, ना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए और ना ही फिजिकल स्कूल के लिए। हाउ डज NEP 2020 एम टू इम्प्रूव टीचर ट्रेनिंग? जो NEP 2020 है वो टीचर ट्रेनिंग को इम्प्रूव करने के लिए क्या करता है? वो क्या करता है? इंट्रोड्यूसिंग मैंडेटरी कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट। जब आप टीचर को कंटिन्यूअस डेवलप करते जाएंगे, टीचर को टाइम टू टाइम जो है ट्रेनिंग देते जाएंगे, उसको रिफाइन करते जाएंगे, तो उसमें क्या होता है, ईजिली टीचर का प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो होता जाएगा। ठीक है, What is the role of संस्कृत in NEP 2020? जो NEP 2020 है उसमें संस्कृत का रोल जो है वो क्या है? तो NEP 2020 में संस्कृत का रोल है कि ये क्या है, प्रमोट होती है एज एन ऑप्शन, जैसे सभी एजुकेशनल लेवल जो है वहाँ पे हम इसको यूज कर सकते हैं। मान लीजिए किसी बच्चे को भी क्लासिकल लैंग्वेज सीखनी है तो बच्चा इजीली संस्कृत जो है उसको यूज यहाँ पे कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज which organization is tasked with developing a national curriculum framework for teacher education under NEP 2020? तो कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको टास्क दिया गया है विद डेवलप करने के साथ एक नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को टीचर एजुकेशन के अंडर NEP 2020? तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उसको रिफाइन करेगी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट करेगी, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिएशन करेगी, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन करेगी। तो यहाँ पे क्या है, जो NCERT है, NCERT जो है उसको टास्क दिया गया है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है उसको डेवलप करने का टीचर एजुकेशन में NEP 2020 के साथ। ठीक है, व्हाट डज द NEP 2020 प्रपोज रिगार्डिंग बोर्ड एग्जाम? जो NEP 2020 है वो क्या प्रपोज करती है बोर्ड एग्जाम्स के बारे में? बोर्ड एग्जाम्स विल बी रिमूव्ड एंटायरली? नहीं। बोर्ड एग्जाम्स विल फोकस ऑन रूट मेमोराइजेशन? नहीं। बोर्ड एग्जाम विल बी रिफॉर्म टू असेस कॉम्पिटेंसी एंड अंडरस्टैंडिंग। जो बोर्ड एग्जाम है उनको रिफाइन किया जाएगा कॉम्पिटेंसी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। NEP 2020 में कौन सा ऑब्जेक्टिव जो होता है फाउंडेशनल लिटरेसी और नंबर मिशन का? टू फोकस सोलेली ऑन प्रिपेयरिंग स्टूडेंट फॉर एग्जाम। जो एग्जाम है उसके लिए बच्चों को बिल्कुल बस सिर्फ एग्जाम के लिए केवल प्रिपेयर करना नहीं। टू एंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन ग्रेड 3 अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय 2025। तो ऑब्जेक्टिव जो है फाउंडेशनल लिटरेसी का और न्यूमेरेसी मिशन का वो क्या है कि हर बच्चा जो है वो ग्रेड 3 तक अपनी फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमेरेसी जो है उसको ऑब्टेन कर सके। What is the role of private school according to NEP 2020? जो NEP 2020 है उसमें प्राइवेट स्कूल का क्या रोल रहता है? They will be eliminated? नहीं। They will be required to follow the same regulations as public school? बिल्कुल सही बात है, वो भी सेम तरीके से फॉलो होंगे जैसे पब्लिक स्कूल्स होते हैं। They will be encouraged to operate without any regulation? नहीं। They will not be allowed to offer vocational course? नहीं। How does NEP 2020 promote multidisciplinary education? जो NEP 2020 है वो मल्टी डिसिप्लिनरी जो अप्रोच है उसको कैसे प्रमोट करती है? बाय एनकरेजिंग स्टूडेंट टू स्टडी सब्जेक्ट फ्रॉम मल्टीपल फील्ड। बच्चा अलग अलग फील्ड से क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो। बाय रिक्वायरिंग स्टूडेंट टू चूज ओनली वन सब्जेक्ट, और यहाँ क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। बाय लिमिटिंग द स्कोप ऑफ एजुकेशन टू टेक्निकल एंड वोकेशनल फील्ड। नहीं, हमें बच्चे को लिमिटेड नहीं करना है, चाहे टेक्निकल एरिया हो चाहे वोकेशनल एरिया हो। बाय फोकसिंग एक्सक्लूसिवली ऑन स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट फॉर एडवांस लर्निंग।
नहीं। तो यहाँ क्या है, बच्चे को एनकरेज करना अलग अलग मल्टीपल फील्ड में। Which body will help monitor and evaluate the implementation of NEP 2020 across state? जितने भी स्टेट हैं उनमें जब NEP 2020 इम्प्लीमेंट होगी तो उसको मॉनिटर और इवेल्युएट करने का काम कौन सी बॉडी करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, नेशनल एजुकेशन सिस्टम। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका नेशनल स्टीयरिंग कमेटी जो है वो क्या करेगी, हर स्टेट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को देखने का काम करेगी। What does NEP 2020 propose regarding higher education funding? जो NEP 2020 है वो हायर एजुकेशन फंडिंग के बारे में क्या थ्योरी जो है उसको प्रपोज करती है? इंक्रीज इन फंडिंग फॉर ओनली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, केवल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए फंडिंग इंक्रीज नहीं होती है। इंक्रीज्ड पब्लिक फंडिंग एंड क्रिएशन ऑफ ए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू सपोर्ट रिसर्च, बिल्कुल सही बात है। पब्लिक फंडिंग को इंक्रीज करना और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का क्रिएशन जो है जिससे रिसर्च को आप सपोर्ट कर सके। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग एज पर NEP 2020? NEP के अकॉर्डिंग ओपन और डिस्टेंस लर्निंग जो है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इट विल बी एलिमिनेटेड इन द फेवर ऑफ इन पर्सन एजुकेशन, नहीं। इट विल बी प्रमोटेड टू एंश्योर एजुकेशन रिसर्च रूरल एंड रिमोट एरियाज, बिल्कुल सही बात है। इसको प्रमोट किया जाना चाहिए रूरल और रिमोट एरियाज में, ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एजुकेशन इतनी फिजिबल नहीं होती कि बच्चे ट्रेवल करके एजुकेशन लेने जा सकें। व्हाट इज द रोल ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अंडर NEP 2020? दे आर डिस्करेज्ड, नहीं, दे आर एनकरेज टू इम्प्रूव एक्सेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन एजुकेशन, बिल्कुल सही बात है कि इसको एनकरेज किया जाना चाहिए एक्सेस और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एजुकेशन में। पब्लिक पार्टनरशिप क्या होता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, कि कई बार कुछ बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो डोनेशन देते हैं तो उसमें स्कूल फंडिंग जो होती है बहुत अच्छी हो जाती है, स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी की व्यवस्था, बहुत सारी चीजें इम्प्रूव होती हैं। What does the NEP 2020 propose for digital education? जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो है और जो डिजिटल टूल है उनको हम एक जगह इकट्ठा कर सकें स्कूल में और कॉलेजेस में, जिससे लर्निंग जो है उसको एनहेंस किया जा सके। What is the target set by NEP 2020 for teacher student ratio? No target set. Reduction in teacher student ratio in rural school, improvement in teacher student ratio especially in rural and remote areas, बिल्कुल सही बात है। जो रूरल और रिमोट एरियाज है उनमें टीचर और स्टूडेंट का जो रेशियो होता है उसको बाय द टाइम इम्प्रूव करना। NEP 2020 में स्कूल गवर्नेंस जो है उसका क्या रोल होगा? स्कूल विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं। स्कूल विल बी डिसेंट्रलाइज्ड बाय द ग्रेटर ऑटोनॉमी एट द लोकल लेवल, जो स्कूल है उनको डिसेंट्रलाइज किया जाएगा लोकल लेवल पर, ठीक है। Which new aspect of school education is emphasized in NEP 2020 for promoting early childhood education? जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है ECCE NEP 2020 में उसका क्या नया एस्पेक्ट होता है स्कूल एजुकेशन में? नो चेंज इन अर्ली एजुकेशन, नहीं। फोकस ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट फ्रॉम एन अर्ली एज, नहीं। प्ले बेस्ड लर्निंग होती है, एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होती है 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ NEP 2020 फॉर हायर एजुकेशन? जो NEP 2020 है उसका प्राइमरी गोल क्या है हायर एजुकेशन में, जिससे हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन दे पाए, बच्चे के अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग जो है उसको हम एनहेंस कर पाए। विच न्यू बॉडी विल बी सेटअप टू ओवरसी द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन अंडर 2020? कौन सी बॉडी जो है वो NCF जो है उसको रिफाइन करती है स्कूल एजुकेशन में NEP 2020 में? तो यहाँ क्या है, NCERT जो है वो उसको रिफाइन करती है। Which is one of the main aim of NEP 2020 regarding inclusive education? Equal opportunity देना, resources देना सभी को including marginalized group, ठीक है। This is the main focus of inclusive education. What does NEP 2020 propose regarding higher education institute? जहाँ पे प्राइवेट जो हायर एजुकेशन है उस पर एम्फेसिस किया जाए, नहीं। पब्लिक यूनिवर्सिटीज, नहीं। द इंट्रोडक्शन ऑफ मोर मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम एंड फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्सेज, जहाँ पे हम क्या करते हैं जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ कोर्सेज प्रोवाइड करें और जितना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स को रन करें। NEP 2020 में हाउ विल करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी बी एंश्योर्ड इन हायर एजुकेशन? जो करिकुलम फ्लेक्सिबिलिटी है उसको एंश्योर किया जाएगा हायर एजुकेशन में। कैसे करेंगे हम? बच्चों को अलाउ करना जिससे वो मल्टीपल कोर्स को चूज करें अलग अलग एरिया से।
What is the significance of multiple entry and exit option in NEP 2020 for higher education? कि जो मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन रखा है उसका क्या सिग्निफिकेंस है? बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी लेगा टू स्विच कोर्सेज, बिल्कुल सही बात है। जब आप मल्टीपल एंट्री और एग्जिट का ऑप्शन रखोगे तो बच्चा किसी भी एरिया में एंट्री ले सकता है, तो वहाँ क्या है, बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। विच एस्पेक्ट ऑफ टीचर एजुकेशन इज की फोकस इन NEP 2020? जो टीचर एजुकेशन है उसका कौन सा एस्पेक्ट एक की फोकस होता है NEP 2020 में? टीचर हमेशा कैसा ट्रेंड होना चाहिए? रिसर्च में और पेडागोजी में, कंटिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए। अगर टीचर को शिक्षा शास्त्र पता है, टीचर बच्चे की जो लर्निंग नीड है उनसे अवेयर है, तो टीचर बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा सकता है। व्हाट इज द रोल ऑफ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म इन NEP 2020? टू एक्सपेंड एक्सेस टू लर्निंग रिसोर्स एंड एनहेंस लर्निंग अपॉर्चुनिटीज। जितना ज़्यादा हो सके लर्निंग रिसोर्सेज को बड़ा करना और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ को एनहेंस करना। व्हाट डज NEP 2020 प्रपोज अबाउट फंडिंग फॉर एजुकेशन? एजुकेशन के लिए जो फंडिंग है उसके बारे में NEP 2020 क्या बोलता है? इंक्रीज इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एमिंग फॉर 6% ऑफ GDP। जो GDP का 6% है वो एजुकेशन में जो इन्वेस्टमेंट है वो होना चाहिए। हाउ डज NEP 2020 एम टू इम्प्रूव रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडिया? जो रिसर्च और इनोवेशन है उसको NEP 2020 कैसे इम्प्रूव करता है? नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है उसको फंड करना और रिसर्च को सपोर्ट करना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म इज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन अंडर NEP 2020? कौन सा रिफॉर्म जो है वो स्कूल एजुकेशन से रिलेट करता है NEP 2020 में? इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम स्कूल लेवल इटसेल्फ। जब हम वोकेशनल कोर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं स्कूल लेवल पे क्लास 9 से, दैट इज रिलेटेड टू एजुकेशन रिफॉर्म। व्हाट डज NEP 2020 प्रपोज रिगार्डिंग स्टूडेंट असेसमेंट? जो बच्चों का असेसमेंट होता है उसके रिगार्डिंग NEP 2020 क्या प्रपोज करता है? इट फोकस ऑन कंटिन्यूअस कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट दैट प्रमोट द होलिस्टिक डेवलपमेंट। हाउ डज NEP 2020 एड्रेस एजुकेशन फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप? NEP 2020 में जो मार्जिनलाइज्ड बच्चे हैं उनके लिए क्या एजुकेशन है? उनके लिए स्पेसिफिक पॉलिसीज प्रोवाइड की जाती हैं इस समानता की एजुकेशन के साथ फॉर अनप्रिविलेज्ड एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, जो इंक्लूसिव एजुकेशन में आता है। व्हाट डज NEP 2020 प्रपोज अबाउट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन द फ्यूचर? जो NEP 2020 है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में क्या प्रपोज करता है? कि जो टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो एनकरेज होंगी कोलैबोरेट करने से इंटरनेशनली, ठीक है। हाउ डज NEP 2020 से अबाउट हायर एजुकेशन एक्रीडिएशन? जो NEP 2020 है वो हायर एजुकेशन के बारे में क्या कहता है? एक्रीडिएशन विल बी मैंडेटरी ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन? नहीं, अ सिंगल रेगुलेटरी बॉडी विल ओवरसी एक्रीडिएशन फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल सही बात है कि एक सिंगल जो रेगुलेटरी बॉडी है वो क्या करेगी, सभी इंस्टीट्यूशन को रेगुलेट करती है। What is NEP 2020's stance on language learning in a school? जो NEP 2020 है उसका क्या स्टेक रहता है लैंग्वेज लर्निंग पर? रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग जो है वो मीडियम होनी चाहिए क्लास 5 तक, ठीक है। What is NEP 2020 goal regarding ड्रॉप आउट रेट इन स्कूल? जो ड्रॉप आउट रेट है NEP 2020 में उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज करना ड्रॉप आउट रेट को? नहीं, एलिमिनेट करना ड्रॉप आउट रेट को रिटेंशन पर और एंगेजमेंट स्ट्रेटजीज पर, कि बच्चे जो हैं उनको आप स्कूल तक कैसे ला सकते हो। तो यहाँ पे आपके क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगर NEP में आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो। किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर आपको गलत लगे तो भी आप कमेंट्स में बता सकते हैं। एक चीज़ और, जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो है वो 2035 तक हमें कितना करना है? 50%, ठीक है। शुरू में एक क्वेश्चन में शायद मैंने गलत बता दिया था, वो शायद 2030 तक लिखा हुआ है जबकि वो है 2035 तक, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, द NEP 2020 aims to achieve a gross enrollment rate of 50% in higher education by which year? It is 2035, ठीक है, नॉट 30। ये क्या है? 2035 तक है, ठीक है।
तो यहाँ पे आपके सारा NEP खत्म होता है। अगर कोई भी आपको डाउट लगे तो आप कमेंट्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।